तो हेलो बच्चों, मैं हूं आनंद विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पैथॉस एकेडमी बायोस। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर जियोलॉजी पेपर का 6वां यूनिट, जिसका नाम है वेक्टर एंड पेस्ट। यूनिट 6 वेक्टर एंड पेस्ट। ठीक है, और इसी वेक्टर एंड पेस्ट का मैंने जो कंटेंट लिया है आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहला जो पेस्ट है आपका गंदी बग। ठीक है, तो आज हम लोग गंदी बग के बारे में जानेंगे। जैसा कि इस लेक्चर में हम लोग शॉर्टेज ऑफ ड्यूरेशन में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ गंदी बग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंदी बग, मॉर्फोलॉजी ऑफ गंदी बग, लाइफ साइकिल ऑफ गंदी बग और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इन सब टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमको ये जानना है कि वेक्टर्स और पेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, दिमाग में ये सवाल क्रिएट होने चाहिए। तो चलिए वेक्टर के बारे में जानते हैं। और नाम से ही समझ में आ रहा है कि वेक्टर वो फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है जो डायरेक्शन को शो करते हैं, वो वाला वेक्टर की बात नहीं हो रही है। ये आप जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ वेक्टर का मतलब जैसे कि वेक्टर का जो मेन फंक्शन होता है, कहीं ना कहीं किसी भी माइक्रोब्स को किसी भी इन्फिशियस पैथोजेंस को कहीं ना कहीं उसको एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर मैंने कहा कि कोई ऑर्गेनिज्म है और वेक्टर भी एक ऑर्गेनिज्म है, और वो किसी भी इन्फिशियस पैथोजन को, किसी भी इन्फिशियस माइक्रोब्स को कहीं ना कहीं किसी एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट करने का काम करता है, उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जिससे अगला वाला ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड हो जाए। तो वो है आपका वेक्टर। ठीक है, और ये ज़रूरी है कि वेक्टर वहाँ स्वयं डिजीज़ को क्रिएट नहीं करता। ठीक है, सिर्फ वो किसी न किसी पैथोजन को पहुँचाने का काम करता है, तो उसको हम लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, हमने कहा कि वेक्टर भी 2 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है मैकेनिकल वेक्टर, मैकेनिकल वेक्टर्स, और एक होता है उसमें बायोलॉजिकल वेक्टर। ठीक है, और जो मैकेनिकल वेक्टर होता है ना, वो एक तरीके से फिजिकली ट्रांसफर करते हैं माइक्रोब्स को, और बायोलॉजिकल वेक्टर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के थ्रू किसी भी पैथोजेंस को और माइक्रोब्स को किसी एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पहुंचाया जाता है और वहाँ डिजीज क्रिएट करवा देते हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल में बहुत सारे इंसेक्टा क्लास के कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म रखे गए जो कि एक तरीके से वेक्टर का काम करते हैं। और दूसरी बात, जो पेस्ट होता है ना, ये जो पेस्ट होता है ये एक ब्रॉड टर्म है, और उसमें ये भी कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिज्म होता है और ये हार्मफुल होता है फॉर द ह्यूमन या अदर ऑफ प्लांट, राइट। और ये कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर देता है और इफेक्ट भी करता है इस इकोसिस्टम को भी और ह्यूमन लाइफ को भी। ठीक है, तो वो पेस्ट है। तो जो हमारा पहला पेस्ट है वो है गंदी बग, और हम लोग जानेंगे आज गंदी बग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गंदी बग का टैक्सोनॉमी पोजीशन देख लेते हैं। सबसे पहला जो अगला टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक पोजीशन, सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ गंदी बग। ठीक है, तो जिसमें देखा जाए इसका जो डोमेन होता है, डोमेन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
इसका है डोमेन यूकैरियोटा से बिलोंग करता है, यूकैरियोटा, ठीक है। और इसका जो किंगडम है, किंगडम वो है एनिमलिया, ये एक एनिमलिया से बिलोंग करता है गंदी बग हमारा। दूसरी बात कर लेते हैं, इसका फाइलम क्या है, किस फाइलम से ये बिलोंग करता है, जरूरी तो यही है। तो जो गंदी बग होता है वो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो कि सबसे ज़्यादा स्पीसीज वाली फाइलम है। इसमें लगभग बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं आर्थ्रोपोडा में, और इसमें आर्थ्रोपोडा में जो भी स्पीसीज पाए जाते हैं, थोड़ी सी उनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड इन कंडीशन में होते हैं, ठीक है। और क्लास की बात करते हैं, जो इसकी क्लास होती है वो इंसेक्टा होता है, इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है। और इसका ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर हेमिप्टेरा होती है, हेमिप्टेरा से बिलोंग करता है। और अगली बात किया जाए ऑर्डर के बाद, हाँ, इसकी जो जीनस होती है ना, जीनस सबसे मस्ट तो यही है लेप्टोकोरिस, और स्पीसीज इसकी जो होती है वेरिकॉर्निस होती है, वेरिकॉर्निस। तो ऐसा नहीं कि वेरिकॉर्निस ही होती है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, लगभग मोस्टली 17 स्पीसीज इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से मैं कुछ स्पीसीज को टर्म यूज कर दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें जो पहली स्पीसीज है एटलीस्ट वेरिकॉर्निस के अलावा लेपिडा भी होती है, और ल्यूजोनिका भी होती है, और इसमें एक स्पीसीज और का नाम लेते हैं ओराटोरिया भी होती है, ओराटोरिया। और एक और स्पीसीज इसमें रखी गई है जिसका नाम हम लोग कॉस्टेलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मैंने कहा ये सब टैक्सोनॉमी है इसकी, एटलीस्ट सिस्टमैटिक पोजीशन है। हाँ, किस डोमेन क्या है इसका, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, और ऑर्डर क्या है, इसमें जीनस क्या होती है, इसकी स्पीसीज क्या होती है। तो इसमें बहुत सारी स्पीसीज रखी गई हैं, जैसे कुछ स्पीसीज मैंने कह दिया, लेपिडा और ल्यूजोनिका, ओराटोरिया और कॉस्टेलिस, ठीक है। इसके अलावा कैनेसिस भी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में हो जाता है तो लेक्चर में बने रहिए, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक्स को लेते हैं तो पूरा निचोड़ के पढ़ा लेते हैं, ठीक है, उसको पढ़ा भी देते हैं जितना कि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में काम आ जाए। चलिए, तो इस गंदी बग को हम लोग राइस बग भी कहते हैं, इसको हम लोग राइस गंदी बग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग पैडी बग भी कह सकते हैं,
और इसका नाम हम लोग गंदी कीरा भी कह सकते हैं उसको। इसको हम लोग जो इसका साइंटिफिक नेम होता है लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्नेस, कॉर्नेस, ठीक है। तो ऑलमोस्टली जो गंदी बग होता है ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन होती है वहाँ पर इनकी जो फाइंडिंग होती है ऑलमोस्टली उसी एरिया में वो देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम ये देखा जाए तो इंडिया के उन स्टेट में बड़े पैमाने पर देखे जाते हैं जहाँ पर पेडुअल क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है जिन स्टेट में, ठीक है। तो उसमें से कुछ स्टेट इस प्रकार से हैं। उसमें से सबसे पहला जो स्टेट है बिहार। बिहार में देखा गया, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है इसकी संख्या, एमपी भी में देखने को मिलता है, पंजाब में भी देखने को मिलता है और तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और उड़ीसा साइड भी कहीं ना कहीं इसको देखने को मिलता है, साउथ इंडियन में भी, यानी हम कह सकते हैं वहाँ भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है ये गंदी बग। और ये जो मेनली इफेक्ट करता है राइस प्लांट को, राइस प्लांट को ये मेनली डैमेज करता है। और इसके अलावा राइस प्लांट के अलावा ये शुगर केन को भी डैमेज कर देता है, शुगर कैन को भी डैमेज करता है, मैज को भी डैमेज करता है और कुछ ग्रासेस जो होती है उनको भी डैमेज करता है, ठीक है। तो राइस को मेनली डैमेज करने की वजह से इसका नाम हम लोग राइस गंदी बग के नाम से जानते हैं, ठीक है। मोस्टली इसका जो सेपरेशन हुआ है वो इंडिया टू पाकिस्तान, राइट, ऐसे सेपरेट हुए हैं। यानी जितने भी एशिया कंट्रीज होते हैं वहाँ पर इस गंदी बग को हम लोग कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम लोग राइस की बात कर लेते हैं, राइस मोस्टली इन द वर्ल्ड में जो कि 60% या 70% की बात कर लेते हैं, रेशियो में 100 रेशियो की बात करते हैं, तो फूड कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर एक राइस को भी यूज करते हैं, ठीक है, जो कि और हम लोगों का मनपसंद भी है ये कहीं ना कहीं फूड्स। अगर चावल ना मिले तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस दिन अच्छी तरीके से खाने का कोई मन हो हमारा, तो चावल कहीं ना कहीं हम लोग मिक्स करके खाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आज गंदी बग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है। और मेरे स्ट्रक्चर का मजाक मत बनाना, ठीक है, क्योंकि मुझे कला भी आता है। ये हुआ आपका भैया गंदी बग। ये इसकी एंटेनी है, चाक तो हमारे पास कलरफुल है तो चाक कलरफुल भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये इसकी आइज है और ये इसकी एंटेनी है। और इसकी थोड़ा सा जो लॉन्ग लेग्स इसके पास होती है वो कुछ इस प्रकार से होता है।
क्योंकि ज्वाइंटेड इन नेचर में होता है। कुछ इस प्रकार से मुझे ड्राइंग्स बनाना आ गया, ठीक है। और जब से मैं बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया था, फिर भी उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन आता है। गुड। थोड़ी सी ये टांग बड़ी हो गई मुझे लगता है, आई थिंक, कोई बात नहीं। कभी कभी इस तरीके से कर देते हैं। ये इसका दूसरा पैर है भैया, कुछ इस प्रकार से। तो हमने कहा ये थोड़ा, इसमें ये वाला तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसकी वॉकिंग लेग्स हैं, वॉकिंग लेग्स, और उसका ये हेड वाला पोर्शन है। तो ये आपका लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस का डायग्राम है, राइट। तो जो इसकी बॉडी की थोड़ी सी लेंथफुल देखा जाए ना, वो बॉडी की जो लेंथ होती है इसकी 20 mm इसकी बॉडी की लेंथ होती है। और ये डिफरेंट स्पीसीज इसमें होती है, इस वजह से इसकी जो कलर होती है वो ग्रीन होती है, ग्रीन, और कुछ लाइट ब्राउन होती है, लाइट ब्राउन, राइट। और इसके पास 4 एंटेनी और 3 टर्सी होती है, ठीक है। तो और ये जो गंदी बग होती है, इसमें ऑल ईयर रिप्रोडक्शन, ये कहीं ना कहीं वर्ष भर प्रजनन करते हैं। और देखा जाए तो इसमें जो प्रजनन का ड्यूरेशन होता है, जो प्रजनन की टाइमिंग होती है, इसमें मोस्टली ये प्रजनन नवंबर जो है मंथ चलता है, जो जुलाई से नवंबर के बीच मंथ होती है, उसमें इनकी प्रजनन थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। लेकिन फरवरी से जुलाई तक ये प्रजनन बहुत तीव्र गति से करते हैं, ठीक है। और प्रजनन इसमें जो होता है कॉपुलेशन के बाद ही होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो इसका डेवलपमेंटल होता है, पहले तो कॉपुलेट करेंगे, इसके बाद कॉपुलेशन वाली प्रोसेस होगी इसमें, इसके बाद इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। तो जो इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है उसमें कई स्टेजेस पार्टिसिपेट होते हैं उसमें, जैसे कि एग्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसमें से निम्फ कैसे निकलते हैं, कितने दिन बाद निकलते हैं, कैसे वो डेवलप करते हैं, वो कितने स्टेज में कहीं ना कहीं इवोल्यूट होते हैं, इसके बाद ये एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट कैसे होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इनकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो राइस प्लांट्स के लीफ पर ही कंप्लीट होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। चाक से पढ़ाने का कुछ अलग मजा आता है मुझे। चलिए भैया थोड़ा सा ये भी देख लें।
चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर पढ़ाते हैं आपको। जल ही जीवन है, ये बात आप जानते ही हैं, क्योंकि 60% ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहीं ना कहीं वाटर से ही मिलकर बना है। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है आफ्टर कॉपुलेशन के बाद, इसमें एग्स का फॉर्मेशन होता है और एग्स का डेवलपमेंटल कहीं ना कहीं इसमें 6 से 7 दिन उसमें एग्स के फॉर्मेशन में होने में लगता है। इसके बाद 6 से 7 दिन के बाद इसमें निम्फ निकलती है। निम्फ जो टाइमिंग स्टेज होता है उनका, वो 7 से 18 दिन के बीच में होता है। कुल मिला के टाइम इतना लगता है उसमें। इसके बाद उन 6 से 7 दिन और लगते हैं इसमें, 5 से 6 दिन, चूँकि वेरियस स्पीसीज होने के कारण वेरियस इसमें डेज भी होते हैं। तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग डेज होती हैं, तो इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा कि कॉपुलेशन के बाद इसमें एक्स का जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो एक्स होती है उसकी जो डायमीटर होती है 1 mm होती है, ठीक है। और जो थोड़ा सा हल्का फ्लैटेंट होती है, थोड़ी सी चपटेनुमा संरचना होती है। और इसका जो कलर होता है एक्स का, वो ब्लैक होती है, ब्लैक स्किन कलर में होती है। दूसरी बात है, हमने कहा कि जो गंदी बग एक्स देती है लीफ पर ना, वो एक रॉ इन कंडीशन में होती है। जैसे मैंने कहा वो एक रॉ में होती है। जैसे कि ये राइस की लीफ है, लगभग उसमें मैंने देखा है कि 3 से 4 रॉ में देती है इस प्रकार से। यानी हम रॉ का मतलब कह सकते हैं कतार नुमा, राइट। कुछ इस प्रकार से वो एक्स देती है, जिसकी डायमीटर 1 mm होती है, ब्लैक कलर होती है और थोड़ा फ्लैट एंड होती है इसकी, ठीक है। और इसमें जो अंडों की संख्या देखी गई है प्रत्येक रॉ में नियर अबाउट 6 से 12 हो सकते हैं। 6 से इसमें 15 भी हो सकते हैं, 4 से इसमें कहीं ना कहीं 18 भी हो सकते हैं। तो अलग अलग वेरियस स्पीसीज़ है, अलग अलग तरीके से। मैंने कहा जैसे लेपिडा की स्पीसीज में कुछ अलग नंबरिंग होंगी एक्स का, और वेरिकॉर्निस की स्पीसीज जो होती है और उसमें कुछ अलग नंबरिंग होता है। कैनेसिस की जो स्पीसीज होती हैं उसमें कुछ अलग नंबरिंग होता है एक्स का। तो और उनका कलर भी एक अलग अलग तरीके से होता है। तो अलग अलग कलर, अलग अलग नंबरिंग ऑफ एक्स ड्यू टू द डिपेंड ऑफ अलग अलग वेरियस ऑफ स्पीसीज, राइट। और इसके बाद एक्स से डेवलप होता है आफ्टर 6 to 7 days। उसमें से एक छोटा सा जो कि जिसे हम कहते हैं निम्फ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। बड़ा प्यारा सा नाम है निम्फ, जो कि एक्स से लगभग 6 से 7 दिन बाद वो हैच हो जाती है, निकल जाती है, और जिसको हम लोग निम्फ कहते हैं। सवाल ये है कि जो लेप्टोकॉर्निस वेरिकॉर्निस होती है, ये एक्स कहाँ पर देती है। वो मैंने कहा कि जो राइस क्रॉपल लिप्स होती है, लिप्स पर ही कहीं ना कहीं एक रॉ में ये अंडे देती है। आफ्टर 6 से 7 डेज बाद वहाँ से निम्फ निकलती है, और इसके निम्फ में जो होती है कहीं ना कहीं एक लॉन्ग लेग्स होती है, और टर्सिका भी कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। बस उसमें जो विंग्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है।
तो ये आपको याद रखने वाली बातें हैं कि निम्फ में इसकी जो होती है उसमें जो विंग्स होती है उसका डेवलपमेंटल नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा जो निम्फ होता है वेरी स्मॉल होती है और कहीं ना कहीं उसमें कई स्टेज होती है, 5 से 6 स्टेज में वो कन्वर्ट होती है, फिर जाके वो एडल्ट में प्रवेश करते हैं, एडल्ट का फॉर्मेशन करती है। कुल मिला के निम्फ का डेवलपमेंटल 17 से 23 दिन होता है। हमने कहा 17 से 23 दिन के बीच में निम्फ का डेवलपमेंटल होता है। इसके बाद वो एडल्ट स्टेज में आ जाती है। एडल्ट में हमने कहा एडल्ट की बात चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो एडल्ट स्टेज होता है वो उसकी जो लेंथ वो देखा गया है एक नॉर्मल रेशियो में, वो 15 mm, ठीक है, इन लेंथ होती है उसकी, ठीक है। और एडल्ट में मैंने कहा 2 पेयर ऑफ विंग्स का भी डेवलपमेंटल होता है और उसमें कहीं ना कहीं एंटीरियर जो एंड होती है उसमें भी एंटीना प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा जो उसकी बॉडी की कलर देखा जाता है, इस इंसेक्ट के जो एडल्ट में जब कन्वर्ट होती है तो उसकी बॉडी की कलर थोड़ी ग्रीन लाइक होती है। और एडल्ट मोस्टली जो होता है वो इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेज में होता है, ठीक है। बाकी वैसे ऑल टाइम जो है वो रेस्ट इन कंडीशन में होता है, लेकिन वेरी एक्टिव स्टेज में जो इसमें जो रिप्रोडक्शन का जो एक ड्यूरिंग ऑफ स्टेज देखा जाए, ड्यूरिंग ऑफ टाइम देखा जाए तो वो इवनिंग और मॉर्निंग टाइम होता है। और इसके बाद इनकी पूरी लाइफ साइकिल डिक्रीजिंग, कहीं ना कहीं इसमें जो पीरियड होती है लगभग 4 से 5 वीक में ये कंप्लीट कर लेते हैं एडल्ट स्टेज। इसके बाद टोटल अब पूरी जो लाइफ साइकिल इनका पीरियड होता है ये कितने समय तक जीवित रहते हैं, तो 5 मंथ तक, ठीक है। इसके बाद ये डेड हो जाती है। तो इसका हमने देख लिया लाइफ साइकिल। तो ये अटैक कब करते हैं? मैंने कहा जब निम्फ निकल रहा है, हमने कहा वहाँ निम्फ निकल रहा है ना लिप्स पर, तो भाई सिंपल सी बात है, निम्फ को भी ऊर्जा चाहिए कि नहीं, और उसके बॉडी में मेटामॉर्फोसिस होगी, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी मोल्ट होती है। और दूसरी बात है निम्फ को भी ऊर्जा चाहिए और उस इंसेक्ट को भी ऊर्जा चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो वो निम्फ भी चावल के जो लीव्स होती है वो धीरे धीरे थोड़ा सा जो अर्लियर स्टेज होता है उस राइस प्लांट में जब ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी मैं कह सकता हूँ एक छोटे से भाषा में, जब उसमें जो दाने पड़ रहे हैं शुरुआती दौर में, और उसमें वो दाने जो होती है वो कहीं ना कहीं जूइस इन नेचर में उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, तो निम्फ उसी को फीड करता है। निम्फ जो होता है उसी को फीडिंग करता है और इसके बाद धीरे धीरे रैपिडली इसकी बॉडी में कहीं ना कहीं उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, धीरे धीरे ये डेवलप करता रहता है, ठीक है। और इंसेक्ट भी क्या, मैंने कहा लेप्टोकॉरिशा वेरिकॉर्निस भी कहीं ना कहीं उसी पर अटैक करती है। इस प्रकार से ये मेनली कहीं ना कहीं राइस को बहुत बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं डैमेज कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये हमने कहा एडल्ट कब एक्टिव स्टेज में होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में, ठीक है। तो अब सवाल होता है कि भाई अगर ये डैमेज कर रहे हैं तो इसको कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बहुत सारे केमिकल मेथड्स भी यूज करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स यूज करते हैं, कुछ मैकेनिकल मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि जो इनका मोस्टली हैबिटेट होता है वो जो ग्रासेस होती है, जो वाइल्ड ग्रासेस होती है, कहीं ना कहीं उसमें जो धानों में जो राइस में ग्रास होती है उनको पूरी तरीके से हम लोग हटा देना चाहिए, उसको काट कर फेंक देना चाहिए। बहुत सारे केमिकल्स का यूज करके घासों को डैमेज किया जा सकता है, ठीक है।
और दूसरी बात है मैंने कहा, और जहाँ पर इसकी जो ब्रीडिंग सोर्स है और जहाँ पर इनमें यानी प्रजनन का जो स्रोत है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा केमिकल मेथड्स में बात कर रहे हैं, तो केमिकल मेथड्स में हम लोग 5% BHC एट द रेट ऑफ 15 kg प्रति हेक्टेयर में यूज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें हम लोग मेलाथियन और पैरामेलाथियन, ठीक है, ये आपने नाम सुना भी होगा, मेलाथियन और पैरामेलाथियन का भी इस्तेमाल हमको कर लेना चाहिए। इसका भी कहीं ना कहीं स्प्रे करवा देना चाहिए। हमारी राइस की जो फील्ड है उस पर हमको इसको स्प्रे करवाना चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोग अपनी क्रॉप्स को सेफली बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगला जो पॉइंट होगा आपका, थोड़ा सा DDT भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको भी 0.25% की रेशियो में हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें या तो हम कुछ एंड्रीन जैसे केमिकल्स का भी यूज कर सकते हैं 0.4% ऑफ रेशियो में, ठीक है। और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ ऑफ these bugs in paddy field can be controlled by introducing a trigger beetle insect and feed on these bugs, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको मोस्टली बायोलॉजिकल, एक तरीके से जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होती है वो कहीं ना कहीं इसको फीड करने का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कहीं ना कहीं ये गंदे बग को मैंने समाप्त कर दिया है। और जाना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे दूंगा, उसको समझाने का बेहतर प्रयास करूंगा। तो चलिए, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।